जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I'm sure all of you are fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। Okay, that's great. That's awesome. Okay. ओके जी, आज हमें समझना है, हम 4 स्टेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और उन स्टेट्स के उसके बाद जो एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में अभी तक आ चुके हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो हमारी कहानी में सबसे पहली जो कंट्री जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यूएसए को सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम ग्रेट ब्रिटेन को देखेंगे, फिर हम इंडिया को देखेंगे और फिर कुछ हम फेमस फेमस चीजों को और देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम कहानी का आगाज करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कि ओके ओके, थैंक यू। सो जी, हमें जब भी वन पेपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी हमें डिस्टर्ब करती हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, याद होती नहीं है। तो आज हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टोरी को सुनना है आपने। एक कहानी है एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यही अच्छा होता अगर सिर्फ इतना सही नाम होता और हम इतने से नाम पे ही इत्तेफा कर लेते। कहानी में आपको इसका नाम यूएसए और डॉट्स भी नजर आएंगे, यानी कि जो इसके नाम की वजह ग्रामेरियन बताते हैं वो तो कुछ और है, लेकिन हम इसे यूएस या यू डॉट एस भी कहते हैं। तो हमें इसकी लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है जानना और याद रखना। जिन चीजों को मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा समझ लीजिएगा वहीं पे खतरे की घंटी है, यानी आपको उसे याद रखना है। तो कहानी के अंदर जो जो चीजें हाईलाइट होती चले जाएं उसको समझते चले जाइए और उनको जो है वो याद रखते चला जाइए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस कहानी में ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका, एक ऐसी कंट्री जो प्राइमरली लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने हैं और ये कहाँ पे है। खैर अभी के लिए सिर्फ इसकी लोकेशन याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एक फेडरेशन है। फेडरेशन जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो कुछ हमारे सूबे हैं वो मिलकर एक स्टेट बनाते हैं, इसके अंदर 50 स्टेट्स इन टोटल हैं। एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद जो है वो इसकी 5 मेजर यूनिकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं। अभी के लिए आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। 5 मेजर यूनिकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं। सो हमारे पास इसकी 9 मेजर आउटलाइन आइलैंड है और 326 के करीब जो है वो इसकी इंडियन जो है वो रिजर्वेशन है। तो ये चीजें जो हैं आपने कुछ याद रखनी है। आई एम हैप्पी कि आप जो है वो जब ज्वाइन करते हैं तो अगर वीडियो बंद हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, मैं इसे बंद करना। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग लेट के एंजॉय करके क्लास ले रहे होते हैं। हमारे जमाने में वैसे इस तरह से शायद नहीं पढ़ा जाता था। ओके जी, तो यूएसए की कहानी में एक ऐसी जो है नहीं, आपको ये फाइल हरगिज नहीं मिलेगी। ये मैं अपने रिकॉर्ड में रखूंगा ताकि कहीं आप याद न करें। आई विल डेफिनेटली शेयर इट। आपकी ईमेल है, ठीक है। आई वाज जस्ट किडिंग। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थोड़े से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए, जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। इस कहानी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है बेसिकली ये जो हमें एमसीक्यूज को याद रखना है ना, मैं उनको जो है वो हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। सो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इधर आ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारी कहानी का जो महवर है, जो मरकज है, ये एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट कंट्री है। और मैं ये जो है वो दोनों लैंड और एरिया के लिहाज से कह रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने डिटेल्स बताई उनमें आपको पता चला कि इसकी 50 स्टेट्स हैं, यानी कि 50 रियासतें का एक जो है वो जंक्शन है, फेडरेशन है। इसकी 5 मेजर यूनिकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं,
9 माइनर आउटलाइन आइलैंड है और 326 इंडियन रिजर्वेशन है। और ये आपने देखा कि दुनिया की तीसरी बड़ी जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, लैंड से भी और एरिया से भी। आप लिखना चाहे बंद कर दीजिए, ये फाइल आपको मिलेगी, ढंग से समझिएगा। मैंने क्विज लेना है। इस क्लास के एंड पे मैं आपके साथ वो तमाम क्वेश्चन शेयर करूंगा जो इससे पहले पीपीएससी में आ चुके हैं, इस एग्जाम्स के मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री के मतलब यूएसए के मतलब। ये फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मटेरियल आपके साथ शेयर हो जाएगा। आपने लिखना नहीं है, आपने बस ढंग से सुनना है, वजह से सुनना है। और मैं ये चाहूंगा आपका लेवल इस तरह का होना चाहिए कि आपको ये चीजें सारी की सारी समझ में आनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये आंसर होना चाहिए कि आपने समझा क्या। तो अमेरिका की कहानी में हर कंट्री के बॉर्डर्स होते हैं। अमेरिका के बॉर्डर्स को भी हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो कनाडा जो है, कनाडा इसके नॉर्थ में है, मेक्सिको इसके साउथ में है। सो कनाडा नॉर्थ, मेक्सिको साउथ में। और इसके अलावा ये मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है कुछ कंट्रीज के साथ, जिसमें हमारे पास बहमस, क्यूबा, रशिया और कुछ अदर नेशंस हैं। लेकिन ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, बाकियों का अगर ना भी हो तो काम चल जाएगा। सो सवाल आता है जी, मैरीटाइम बॉर्डर किसको कहते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो, कल वैसे हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो है उसका भी मैरीटाइम बॉर्डर है। तो डू यू नो कि क्या होता है जी मैरीटाइम बॉर्डर या मैरीटाइम बाउंड्री? देखिए, एक ऐसी कॉन्सेप्चुअल डिवीजन है, एक ऐसी तखयलाती तकसीम है जो हमने जमीन पर मौजूद पानी के ऊपर कर दी। तो हमने किसी इलाके में देखा कि यहाँ पे वाटर है, तो उस वाटर के साथ भी हमने जो है वो बॉर्डर्स बना दिए, ठीक है। तो मैरीटाइम बॉर्डर से मुराद जो है वो हमारे पास एक ऐसा बॉर्डर है जो कि सी के साथ है, जो जहाँ पे समंदर आ जाता है, वहां से हम जो है वो जिस मैरीटाइम बॉर्डर से कहते हैं। आई थिंक कि मैंने इसको आंसर कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 333 मिलियन। आसान है, 333 मिलियन जो है, शायद इससे अब भी ज्यादा है लेकिन ये अपडेटेड फिगर है। और ये जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द अमेरिकस। और दुनिया में आज इसकी पॉपुलेशन जो है वो 30 नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। सो यहाँ पे मैं रुकूंगा। मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि किस किस को ये पता चला अमेरिका के बारे में हमने जो बातें की। मुझे बताइएगा कि अमेरिका का साउथ में बॉर्डर किसके साथ है? मैंने कहा था मैं क्विज साथ साथ लूंगा ताकि मुझे पता चल सके कितने एक्टिव हैं। साउथ में बॉर्डर किस कंट्री के साथ लगता है? मैक्सिको के साथ है। नॉर्थ में किसके साथ लगता है जी? नॉर्थ में किसके साथ लगता है? नॉर्थ में कनाडा के साथ है। ओके, मुझे बताइएगा कि अमेरिका जो है वो दुनिया का कौन सा पॉपुलस वर्ड है? इसका नंबर कौन सा वाला है? थर्ड नंबर है। अमेरिका के अंदर रियासतें कितनी हैं? टोटल रियासतें कितने हैं? ग्रेट, एक्सीलेंट। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर कंट्री का एक कैपिटल होता है। सो इसका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन नहीं, वॉशिंगटन डीसी इसके कैपिटल का नाम। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी है। सो हमें अपने दो एमसीक्यूज मिले। एक, इसका जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है, और दूसरा ये पॉपुलस सिटी है। और तीसरा, हमें ये भी पता चला कि इसका जो फाइनेंशियल सेंटर है, एक ऐसी सिटी जो इसके फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर जानी जाती है, वो न्यूयॉर्क है। सो न्यूयॉर्क सिटी को अगर फाइनेंस के लिहाज से अगर आप, तो वो आपके पास न्यूयॉर्क है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और वो सबसे ज्यादा पॉपुलस है। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिहाज से न्यूयॉर्क जो है वो सरफहरिस्त आता है। चलिए, अब हम जो है वो कहानी में एक नया फैक्टर ऐड करते हैं, एक नया अंदाज ऐड करते हैं। अमेरिका एक सिविलाइजेशन का मरकज नहीं है। अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ तहजीबों का जंक्शन है, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन का जंक्शन है। अमेरिका में हम जो है वो पेलियो अमेरिकन जो हैं, कुछ ऐसे लोगों को कहा जाता है जिन्होंने माइग्रेशन की थी साइबेरिया से, और इन्होंने माइग्रेशन करके आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। और याद रखिएगा कि पेलियो अमेरिकन जो साइबेरिया से आते हैं नॉर्थ अमेरिका की तरफ, वो तकरीबन 12,000 साल पहले आए। अभी
कहानी में शायद ज्यादा चीजें आपको याद ना रहें, लेकिन ये 3 चीजें जरूर याद रखिएगा। और ये वही लोग थे कि बाद में जहां से अमेरिका का कल्चर एडवांस होना शुरू हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में अमेरिका को मुख्तलिफ कॉलोनीज में इसकी पॉपुलेशन को, आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। सो कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि पैलियो अमेरिकन से, साइबेरिया से आए, नॉर्थ अमेरिकन में आके रहने लगे, और ये 12,000 साल पहले जो है वो आते हैं। ये वही लोग हैं जो कि अमेरिका के अंदर आके मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज को बनाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो कि एक ऐसा मुल्क था, वेल डेवलप्ड था, मुख्तलिफ कौमों पे हुकूमतें किया करता था, पाकिस्तान इंडिया पे भी थी। ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। ये तो अमेरिका को कहीं 4 जुलाई 1776 में जाके आजादी मिलती है। अब होता कुछ यूं है कि ग्रेट ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज की, 13 कॉलोनीज, नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 कॉलोनीज का झगड़ा हो जाता है ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश क्राउन का टैक्सेशन की वजह से कॉलोनीज के साथ। इंडिया में भी आए दिन झगड़े हुआ करते थे। गांधी ने मूवमेंट शुरू की थी कोई 1942 के करीब करीब, क्विट इंडिया मूवमेंट। और ऐसा आम था कि जहां पे जो कॉलोनलाइजर थे उनके खिलाफ लोग उठा करते थे। सो टैक्सेशन के मामले में कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू हो जाती है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की आजादी की जंग चला करती थी, इसी तरह से अमेरिका ने अपनी आजादी की जंग शुरू कर दी। जंग का आगाज 1765 में होता है। भूखी इन्हें आजादी 1776 में मिल जाती है। पहले कैफ अमेरिकन रेवोल्यूशन 1791 में जाके मुकम्मल तौर पर खत्म होती है। सो अब हमें 3 चीजों का पता चला। पहला, ग्रेट ब्रिटेन की 13 कॉलोनी से जिन्होंने टैक्सेशन के मामले पर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले पर थोड़ी से स्किर्मिशेस शुरू हुए, झगड़े शुरू हुए, और जो बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन पे जाकर खत्म होते हैं। 1765 से 1791 तक अमेरिकन रेवोल्यूशन जारी रहती है। कोई भी जंग जब शुरू होती है, कोई भी तहरीक जब शुरू होती है, किसी फर्द वाहिद की तरफ से नहीं होती। आजादी पाक को देख लीजिए। और जब भी आजादी मिलती है, आजादी अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां लेके आती है। आजादी अपने साथ पुराने नजरियात को तर्क करने के लेके आती है। हमने इस्लाम का नाम बुलंद किया, परचम बुलंद किया, और हमने पाकिस्तान को हासिल किया। पाकिस्तान को हासिल करने के बाद हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना पड़ा, और हमने नाम रखा। हमने बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हमारा हमने बुनियाद थी। हमने ये कहा मिसाल के तौर पे कि मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर, उन्होंने फरमाया था कि बरसगीर ये पाकिस्तान के अंदर आप आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मजहब के लिए, चर्चों में जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था। ये कहा गया था कि जिस दिन हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, पाकिस्तान उसमें वजूद में आ गया। तो एक ऐसी कंट्री जो सबके लिए है, तो फिर इसको सेपरेट क्यों किया गया? जी। तो इस तरह के और बहुत से छुपे हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम टॉपिक पे वापस आएंगे। बताना ये चाहता हूँ, रेवोल्यूशन अपने साथ बहुत सी चीजें लेके आती हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे हमने बाद में कहा कि आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं, आप आजाद हैं हर चीज के लिए। तो इसी तरह से रेवोल्यूशन के बाद जब यूनाइटेड स्टेट के हिस्से में इंडिपेंडेंस आती है 4 जुलाई 1776 में, तो ये पहली स्टेट थी दुनिया में जिसने लिबरल डेमोक्रेसी को देखा था। न सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी को देखा था, बल्कि इनकी डेमोक्रेसी जो है वो हर तरह से मॉडर्न थी। इमेजिन कीजिए कि हम अभी तक पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की सही रूह नहीं देख सके। तो मुझे बता सकेगा कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आरिफ अलवी साहब, इनका कितना नंबर है? कितने नंबर वाले ये हमारे जो है वो प्रेसिडेंट है? 13th नंबर वाले हमारे जो है वो प्रेसिडेंट है। और किसी को पता है कि टोटल पीएम कितने गुजरे हैं पाकिस्तान के अभी तक? कितने जो है वो पीएम गुजरे हैं पाकिस्तान के? अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कौन से वाले हैं? 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, 23rd। सो हमने डेमोक्रेसी को नहीं देखा। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। आरिफ अलवी 30th नंबर है,
और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है वो 23rd है। 18 सेंचुरी, जब मैं 18 सेंचुरी की बात करूंगा, मैं साल 1700 से लेके 1799 की बात करूंगा। 18 सेंचुरी का मतलब याद रखिएगा, कभी भी जो है आपके पास ये हरगिज नहीं है कि ये 1800 से लेके 1900 तक है। 18 सेंचुरी का मतलब 1700 से शुरू हुआ और 1799 तक जो है वो ये गया। सो 18 सेंचुरी से ऑनवर्ड्स का मतलब हमेशा यही होगा, और इसी तरह से बाकी सेंचुरीज के लिए। यूएस ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका, देखिए साउथ अमेरिका अमेरिका का वो वाला हिस्सा था जहां पे ज्यादातर किसान रहा करते थे, मजदूर रहा करते थे। नॉर्थ अमेरिका अमेरिका का वो वाला हिस्सा था जहां पे ज्यादातर प्रोग्रेस थे, जहां पे लोग इंडस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड थे। सो नॉर्थ अमेरिका की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हो गए। ये सच है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ममालिक, जो कंट्रीज आगे निकलते हैं, जो सिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, जब जिस सिटीज में इंडस्ट्री ज्यादा होती हैं, एक्सपेंशन वहीं पे ज्यादा होती है, लोग वहीं पे ज्यादा बसते हैं। अपने बड़े बड़े शहरों को देख लीजिए। सो हमारे पास जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ 18 सेंचुरी में लोगों का ज्यादा रुझान हुआ। हम जरा क्विकली मूव ऑन करते हैं जी। अब थोड़ा सा हम अपने लेक्चर में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में आगे चलते हैं। साल 1848, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, इसका कॉन्टिनेंट स्पैन करता है ईस्ट टू वेस्ट, फैलना शुरू कर देता है, फैलना शुरू कर देता है। यूनाइटेड स्टेट्स में उस वक्त एक चीज बहुत कॉमन थी, और वो थी स्लेवरी, वो थी गुलाम। गुलाम लाए जाते थे पूरी दुनिया से, और खसूसन अफ्रीका से। खाने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं था, उनको अमेरिका के अंदर लाया जाता था। और ये बाद में इब्राहिम लिंकन ने जो है गुलामी को, स्लेवरी को, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी को खत्म किया था। और इसी जुर्म की बर्दाश्त में उसे कत्ल कर दिया गया था। तो उसने गुलामी को, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी को खत्म किया था। अजूबे वाला, यहाँ पे मैं ये भी ऐड करता चला जाऊं कि ये प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी वो लोग इसलिए नहीं खत्म करना चाहते थे। आज भी देहातों में आप देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कल्चर है, सिंध में भी ये कल्चर है। जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको एक्सप्लॉइट ज्यादा किया जाता है। ये स्लेव को आप सिर्फ खाना देते थे और जितना मर्जी काम उससे ले सकते थे। सो हमारे पास जो है वो ये प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी अमेरिका के अंदर जो है वो चलती रहती है। और अमेरिका के अंदर जो है ये ऐसे ही खत्म नहीं होती। इनफैक्ट इसको खत्म करने के लिए भी अमेरिकन सिविल वॉर जैसे जो है वो इवेंट्स होते हैं, जिनकी डिटेल्स आप जो है वो बाद में खुद भी देख सकते हैं। लेकिन डेट्स यहाँ पे याद रखना जरूरी है। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में शुरू होती है और 1865 में खत्म हो जाती है। सो जी, हमारे पास जो है स्लेवरी जो खत्म की जाती है वो 30th अमेंडमेंट से खत्म होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 13वीं अमेंडमेंट जो है वो इसको खत्म करती है। 1890, हम 1848 से मूव फॉरवर्ड किया 1890 में। अब 1890 है, याद रखिएगा 1776 में अमेरिका आजाद होता है, और 1890 तक अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो हमारे पास जो है ये एक ऐसी इकोनॉमी बन चुका है, और जो बाद में जाके वर्ल्ड पावर बनती है। सो हमें ये भी जानना है कि दो वॉर्स में, वो स्पेनिश अमेरिकन वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 1, दो वॉर्स तारीख में ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अमेरिका को सुपर पावर या वर्ल्ड पावर बनाया। बाद में हम कूल वॉर को भी देखेंगे। अगर आज का लेक्चर आप ढंग से समझेंगे तो आपको कूल वॉर का भी पता चल जाएगा, आपको बहुत सी और डिटेल्स भी मिलेंगी। पहले मैं यहाँ तक जो है वो अभी मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा और यहाँ पे पूछना चाहूंगा। कहानी थोड़ी नई है, कोशिश की है कि इंतहाई सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करें। लेकिन हमारा चूंकि फोकस ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव चीजों पे है, जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया, कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आ रही है जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ? इज इट क्लियर? ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। पहली जंग अजीम, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कहने की वजह क्या है?
हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि वर्ल्ड वॉर वन ऐसी जंग थी जिसने सबको अपने लपेट में ले लिया। नोट कर लीजिएगा, ये जुलाई 28 1914 को शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन, यानी पहले जंगी अजीम जुलाई के महीने में, और 1914 से नवंबर 11 1918 तक रहती है। सो ये जंग स्टार्ट किस तरह से होती है, इस जंग के अंदर क्या था, इसको जरूर देखिएगा। और मैं जो है अभी बात करना चाहूंगा वर्ल्ड वॉर टू की तरफ, दूसरी जंग अज़ीम, सितंबर, उसी महीने में जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ होती है, सितंबर 1 1939 को दूसरी जंग अज़ीम शुरू होती है। जो इत्तेफाक देखिए, यकम सितंबर को यह जंग शुरू होती है, 2 सितंबर को खत्म होती है, लेकिन साल है 1945। जापान ने एक अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया, और ये अटैक था पर्ल हार्बर के ऊपर। पर्ल हार्बर के ऊपर जो है ये अटैक था। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो एक मूवी मैं बताऊंगा पर्ल हार्बर के नाम से, 2001 2001 में ये जो है वो पब्लिश हुई, रिलीज हुई। बड़ी ढंग की मूवी है, इसको माइकल बे ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अमेरिका का और जापान का रूला क्या था, और ये पता चलेगा कि पर्ल हार्बर को अमेरिका ने बचाया कैसे था। जापान ने इस पर अटैक किया, बाकायदा तौर पर अमेरिका जंग से बचना चाहता था क्योंकि वर्ल्ड पार बन चुका था, लेकिन पर्ल हार्बर पर अटैक के बाद जंग में वापस आ गए। अब की दफा कोई इंटरव्यू हो, कोई भी चीज हो, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका जंग में कैसे आता है, पर्ल हार्बर पे अटैक के बाद जो है वो आता है। सो पर्ल हार्बर अमेरिका की, मैंने बताया कि ढंग से समझनी है तो माइकल बे की मूवी देख लो पर्ल हार्बर के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग है, टॉप से लेके एंड तक जो है वो एरोप्लेन्स एंड द फाइटिंग्स एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो आई एम श्योर यू विल एंजॉय द मूवी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमेरिका जंग में उतर चुका है, अब जंग के हालात बड़े खतरनाक है। जंग ने जो नतीजा दिया, रिजल्ट ये निकला कि दुनिया की अंदर दो ताकतें आती हैं, पहले यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरा सोवियत यूनियन। जैसे हमें इंडिया से बहुत मोहब्बत है, यूएस को ऐसे ही रशिया से बहुत मोहब्बत है। मान लीजिए हमारा बच्चा बच्चा जो है वो इंडिया का नाम आते ही जिस तरह से हमारे दिलों में मोहब्बतें जाग उठती हैं, कुछ ऐसा ही हाल यूएस और सोवियत यूनियन का। दोनों अब की दफा दुनिया की सुपर पावर के तौर पर नजर आती हैं। ये जंगे अजीम दोम के बाद की बातें हैं, और अब की दफा कूल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ये कूल्ड वॉर क्या होती है? जंगें तो हमेशा हॉट होती हैं, ये कूल्ड वॉर से क्या मुराद है? अब की दफा कुछ चीजें समझ में नहीं आई। कूल्ड वॉर एक टर्म का नाम है, एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं जिसमें जियो पोलिटिकल टेंशन होते हैं दो कंट्रीज के दौरान। लेकिन जब भी कोल्ड वॉर की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो दो ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के, इन्होंने अपने दो ब्लॉक बन गए। एक ब्लॉक था हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉक, और दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक। सो गहरी बातें हैं, लेकिन प्रॉक्सी वार रही, कंट्रीज जंग में इन्वॉल्व नहीं हुई, इकोनॉमी की जंग थी। अब हमारे पास जो है ये आ, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1945 में जंगे सर्द जंग शुरू होती है कोल्ड वॉर, और 1991 में खत्म होती है सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ, डिसोल्यूशन के साथ। हमें रूस ज्यादा अच्छा नहीं लगता, या शायद ज्यादा अच्छा लगता नहीं था। कोई मुझे बता सकता है कि हम पाकिस्तानी रशिया से नफरत क्यों करते हैं, या पहले करते थे? रशिया इज सोवियत यूनियन। किरण निशान, सोवियत यूनियन का मतलब, हम रशिया की बात कर रहे हैं जब ये यूनाइटेड था। अब तो ये टूट चुका है ना, तो अब तो ये टूट चुका है। तो पहले मुझे बताइए कि हम पाकिस्तानी जो है वो इससे नफरत क्यों करते थे? क्यों करते क्यों करते थे, आपको पता है? नहीं पता। सोवियत यूनियन ने इंडिया की मदद की थी एक जंग में, और आप जानते हैं वो जंग कौन थी? कोई जंग का गैस कर सकते हैं? 1971। हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, इंडिया को सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था। बस तभी से जो है हम लोग जो हैं
उसके ऑनवर्ड जो हैं वो इसके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो खराब चले। वो के बाद में अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ हो गया, और हम जो है वो फिर अब जो है वो रशिया की तरफ चले गए। देखिए, सोवियत यूनियन पे किसी ने क्वेश्चन किया, मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सोवियत यूनियन जो है वो कुछ कंट्रीज का मजमूआ था। 1922 से 1991 तक रहा। कार्ल मार्क्स, बहुत बड़ा जो है वो नाम है, कार्ल मार्क्स जो है उसने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को हम जो है वो कम्युनिज्म कहते हैं। ठीक है, कम्युनिज्म जो है वो, कम्युनिज्म वालों का मानना है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दैस कैपिटल के नाम से उसने किताब लिखी थी, यानी कि जो सब कुछ है स्टेट का होना चाहिए। लंबी बातें हैं, हम वापिस आएंगे जी। सोवियत यूनियन मुख्तलिफ कंट्रीज का मजमूआ है 1922 से 1991 तक का। कोल्ड वॉर जब होती है, यानी कि सर्द जंग होती है, दोनों की दोनों कंट्रीज को अब एक ही जो है वो चीज साबित करनी थी कि मेरी कंट्री जो है वो अच्छी है, मेरी जो कंट्री है आइडियाज के लिहाज से तुमसे बेहतर है। दोनों कंट्रीज ने जंगों का खमियाजा भुगत लिया था, रशिया ने और अमेरिका ने। अब जो है वो डायरेक्ट जंग से अवॉइड करना चाहते हैं, और हमने सपोर्ट किया था अमेरिका को रशिया के खिलाफ। हुआ कुछ यूं था कि इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि रशिया जो है इन्होंने और अमेरिका ने स्पेस रेस में उतर आए कि कौन जो है वो सबसे पहले जाएगा, कौन जो है वो लेकर जाएगा, यूनिवर्स को पता करेगा। कोई मुझे बता सकता है कि सबसे पहली स्पेसशिप जो है वो किसने भेजी थी? रशिया ने पहली जो है वो भेजी। उसका नाम क्या था? पहली स्पेसशिप जो मैंने अपनी क्लासेस में आपको बताया था, स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 जो है वो पहली स्पेसशिप भेजी थी। अमेरिका ने कब भेजी थी मैंने ये भी बताया था। याद है आपको? यस, जो हमारे पास है। लेकिन 1969 में कुछ ऐसा होता है कि यूएस जो है 19 नहीं 1969 में इनका ये मिशन शुरू हो जाता है। 1969 में अमेरिकन स्पेस फ्लाइट शुरू हो जाती है, और अमेरिका कोशिश करता है अब कि वो भी लोगों को चांद पे भेजेगा। ये इंडिया और पाकिस्तान में ही पाया जाता है कि हम लोग आज भी वाघा बॉर्डर पर अपनी टांगों को ऊंचा करके और एक दूसरे को मूंछों को बल दिखा के शायद कुछ बढ़तरी दिखाना चाहते हैं। दुनिया जितनी भी अजीम कौमें गुजरी हैं, उन्होंने जो किया ये आपके सामने है। उन्होंने स्पेस रेस में उतर आए। देखिए, इसी से होता है कुछ और आगे चल के। अमेरिका के अंदर मैंने बताया था कि गुलाम जो हैं वो काफी आगे इकट्ठे हो गए। इन गुलामों को पहले तो लाया जाता था, लेकिन अब चूंकि डेमोक्रेसी थी और डेमोक्रेसी में आपने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब सिविल राइट्स भी देने पड़े, इंसानों को हकूक देने पड़ेंगे। 1954 से 1968 तक एक मूवमेंट चलती है, एक ऐसी मूवमेंट चलती है कि जिसने बहुत से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ थे, यानी कि कालों के खिलाफ थे, उनको खत्म कर दिया। अमेरिका एक जंग जीत गया। अमेरिकन ने अपने लोगों को राइट्स मुहैया कर दिए। आप जानते हैं 1991 में सोवियत यूनियन, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज का जो मजमुआ था, जो कि रशिया एक अकेला जो है वो देखा करता था, वो टूट गया। रशिया टूटा, कोई भी मुल्क जब टूटता है उसकी ताकत कम होती है। हमने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अपनी अना की वजह से खोया, और उसके बाद हम कहाँ पे हैं आप सभी देख सकते हैं। सो जी, सोवियत यूनियन 1991 में इसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, और इसी के साथ कोल्ड वॉर का खात्मा हो जाता है। अब दुनिया के अंदर एक ही ताकत उभरती है, एक ही ताकत नहीं उभरती है, और उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो अब सोल सुपर पावर है। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब इस सुपर पावर को एक नया प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 2001, उसामा बिन लादेन, सितंबर 11 के अटैक्स होते हैं यूएस पर। ठीक, तब यूएस की, अब ऐसे जैसे किसी ने जो है वो किसी शेर की कुछाड़ में हाथ डाल लिया। यूएस को बड़ा गुस्सा आया, उसने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का ऐलान कर दिया। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं दोबारा कहूंगा कि जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, इनको मत भूलिएगा। 9/11 में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का आगाज हो जाता है।
इसमें अफगानिस्तान में जंग शुरू हो जाती है, ये 2001 से 2021 तक जारी रहती है। इसके साथ-साथ ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के नाम से इराक में भी जंग शुरू हो जाती है, जो कि 2003 से 2011 तक रहती है। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग में बहुत डॉलर कमाए। पहले हमने सोवियत यूनियन को तोड़ने में अमेरिका की मदद की और हमने बहुत से डॉलर्स दिए। फिर हमने अफगानिस्तान के अंदर ये जो वॉर ऑन टेररिज्म थी, इसमें बहुत से डॉलर्स दिए। अमेरिका ने जंग के हमारे लोगों को कत्ल किया, हमारे लोगों का खून किया, हमने उन्हें अपनी सरजमीन दी और ये फैसले कुछ ऐसे थे कि जिससे आज तक हम नहीं निकल सके। और यही वजह है कि जब एब्सोल्युटली नॉट एक लीडर ने कहा था पाकिस्तान के, तो उसको बहुत इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट किया गया था। वो यही वजह थी कि उतनी हमें एड नहीं मिली थी जितना हमें नुकसान हुआ। खैर, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा चालाक मुल्क है जो कभी किसी का सगा नहीं है। तो अपनी कंट्री को इन्होंने एस्टैब्लिश किया। इसकी 3 सेपरेट ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, और इसकी लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है। अब तो मुझे बताइएगा बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होती है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर का पता है? 2 ऐवानी मुकन्नना जो है, जिसे आप जो है जिस तरह से जब वोट कास्ट करते हैं, एक एमपी को देते हैं, एक जो है वो आप देते हैं एमएनए को जो है वो देते हैं। तो अमेरिका के अंदर भी 2 हैं, ठीक है सर? अब 2 जो हैं अमेरिका के अंदर जो है वो मुकन्नन है। अब ये याद रखने हैं बाई कैमरल जो है वो। अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बहुत सी टाइप, लिबरल डेमोक्रेसी है। अब आगे चलते हैं। अमेरिका का कोई मध्य मुकाबिल नहीं है जब बात करते हैं लाइफ की, इनकम की, वेल्थ की। लेकिन इस पैसेज में आपके लिए एमसीक्यूज कोई नहीं है, सिर्फ एक एमसीक्यूज है जो इसकी अमेरिका की करप्शन का लेवल है वो काफी लो परसीव किया जाता है। अमेरिका की कहानी में यहाँ पे मैं रुकूंगा और मैं पूछूंगा आप सबसे कि इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? अमेरिका का पता चल रहा है? कुछ नए कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं? मैं सबका आंसर जो है वो देखना चाहूंगा, सो डेट मुझे पता चले कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन जो है वो बस वैसे ही एक्टिव है। सिद्रा, आपने हाथ खड़ा किया, आपका कोई क्वेश्चन है? मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। जी, बाकी सबको भी पता चल रहा है? काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके। आज कंट्री में पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हाईएस्ट मीडियन इनकम जो है वो पर पर्सन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वालों की। सो हमारे पास जो है वो हाईएस्ट जो है वो इनकी इनकम है पर पर्सन की। अलग टॉपिक है, हम इसकी बात करेंगे, कल याद करवाइएगा मुझे। हम लंबी डिबेट में निकल जाएंगे। अमेरिका जो है, हमारे पास कुछ ये चीजें डिटेल्स वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक हाईली डेवलप्ड कंट्री के तौर पर अमेरिका जाना जाता है। इसकी इकोनॉमी जो है वो हमारे पास एक क्वार्टर है ग्लोबल जीडीपी, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है एक्सचेंज रेट के लिहाज से। आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर लोग अमेरिका की करेंसी को संभालते हुए मर जाते हैं। आज भी उन्हें डॉलर्स, ये पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया का अलमिया है, क्योंकि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी है मार्केट एक्सचेंज रेट पर। तो अमेरिका की करेंसी सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगरचे अमेरिका बहुत बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की सिर्फ 4.2% है। 4.2% पूरी पॉपुलेशन है। और इनके पास पूरी दुनिया की 30% वेल्थ है। 30% वेल्थ इनके पास है। और हमारे पास दुनिया के 100% चोर है जो इकट्ठे हो गए हुए हैं। अगर आपको पता है गूगल में, हम पाकिस्तानी बड़े मशहूर है, गूगल में लिखेंगे ना टॉप 10 करप्ट पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, तो उनमें भी कहीं आपको पता है कि हमारा नाम शामिल है? हम वहां पे भी मौजूद हैं।
ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र का नाम है उन लीडर्स के जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम जो हैं वो कह सकते हैं कि ट्रप लोगों में भी हम शामिल हैं, दुनिया के अंदर। ख़ैर जी, यूनाइटेड स्टेट्स जो है फाउंडिंग मेंबर है जी बहुत सी ऑर्गेनाइज़ेशन का, ये इम्पोर्टेंट है जी। वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है, आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, बहुत सी ऐसी हैं, नेटो का है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का है और ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। वन पेपर एग्जाम्स में बैठने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, ढंग से मैं मशवरा दूँगा कि ये तमाम ऑर्गेनाइज़ेशन को ज़रूर पढ़ लेना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए जो है वो 1-2 दिन में आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में जो है वो ये ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है? इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी और ये हम क्लियर कर दें इसको, आगे चलते हैं। ये कंट्री जो है वो अब रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की कि अब जो है 1/3 ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो मिलिट्री पे स्पेंडिंग है 1/3 जो है वो उसका ये हिस्सा पे करती है। सो और इसकी जो है वो पावर्ड मिलिट्री की जो है वो सबसे ज़्यादा है इन द वर्ल्ड। पॉलिटिकली, कल्चरली और साइंटिफिक में ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे हम अमेरिका की कहानी को खत्म करते हैं और हम एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें पता चली आपको? कुछ चीज़ें क्लियर हुई अमेरिका के बारे में? ये फाइल आपके पास अपडेट हो जाएगी, ये फाइल आपको मिल जाएगी। तो अब बताएँ कौन-कौन अमेरिका जाना चाहेगा? लास्ट वाला पॉइंट बता दें। ये कंट्री जो है वो ग्लोबली जो मिलिट्री पे जहाँ पे भी वॉर होती हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में थी, वियतनाम में थी, ये कंट्री जो है वो 1/3 जो है वो मिलिट्री पे स्पेंड करती है ग्लोबली, जो जितनी भी दुनिया में इनकी आर्मी होती है। और ये अभी जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है मिलिट्री के लिहाज से, पॉलिटिकल इनकी स्टेबिलिटी के लिहाज से, कल्चर और साइंटिफिक फोर्स के लिहाज से। अब हमने अमेरिका के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि पीपीएससी का हिस्सा रह चुके हैं। याद रखिएगा, अमेरिका की बेसिक हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि आपके ज़हन में एक पिक्चर क्लियर हो। सो मैंने अमेरिका की इंडिपेंडेंस की डेट बताई थी, अभी हमारे सेशन में। अमेरिका की इंडिपेंडेंस की डेट मैंने बताई थी और टाइम एंड अगेन बताई थी, जो कि कहीं पे लिखी नहीं हुई थी। तो मुझे बता सकते हैं वो डेट क्या है? वो हमारे पास थी जुलाई 4, 1776। सो अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस था, इसका इसको हम कहते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, हमारी मीटिंग खत्म हो रही है। हम उसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करते हैं और मैं ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स रीजॉइन द क्लास और उसी लिंक पे क्लिक करके और फिर आगे बढ़ते हैं।